हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम 6 जुलाई से 11 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 में मिलाकर इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। 6 से 11 जुलाई तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की हमारे पहले टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे। हर साल हम 7 जुलाई को मनाते हैं। कितनी तारीख को मनाते हैं हम? 7 जुलाई को। और यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट के अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए हम मनाते हैं। इसे चॉकलेट खाकर और अपनों के साथ बांटकर हम इसे मनाते हैं। इस दिन दुनिया भर के चॉकलेट प्रेमी बिना किसी अपराध बोध के विभिन्न प्रकार के चॉकलेट खाने का आनंद लेते हैं, या केक, पेस्ट्री, पापी और गुई, ब्राउनी, हॉट चॉकलेट या फिर चॉकलेट मूस जैसे कई व्यंजन इस दिन वो बनाते हैं। तो प्रतिवर्ष 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में यदि हम जानें तो पहली बार यह 2009 में मनाया गया था। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था। तो प्रतिवर्ष हम 2009 से 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत की कप्तान मिताली राज के बारे में, जिन्होंने इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का खिताब हासिल किया है। यानी कि एडवर्ड के 10,273 रनों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में मिलाकर इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना लिए। 10,273 रनों से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अब विश्व में एकमात्र हैं, जो कि मिताली राज है। नंबर 3 पर जो बल्लेबाज है वो न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स हैं, जिन्होंने 7,849 रनों के साथ वो नंबर 3 पर है सूजी बैट्स, और नंबर फर्स्ट पर मिताली राज और नंबर सेकंड पर चार्लोटे एडवर्ड्स हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं। राज को आईसीसी की ओडीआई टीम में नामित किया गया था, जो खेल में उनके निरंतरता के लिए एक उपयुक्त सम्मान था। और वह अब तक 11 टेस्ट 216 एक दिवसीय और 89 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में महिलाओं के खेल के इतिहास में सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो राज को आईसीसी की ओडीआई की इस दशक की टीम में भी शामिल किया गया था और यह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक की ओर, जो कि आता है भारतीय मूल की महिला है शिरीषा बांदला। वर्जिन गैलेक्टिक के वीएसएस यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेगी भारत की शिरीषा बांदला, और जो 11 जुलाई को न्यू मेक्सिको से उड़ान भरने वाली है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली ये भारतीय मूल की सिर्फ तीसरी महिला होगी। इससे पहले जो भारतीय मूल की जो दो महिलाएं गई हैं, उनमें पहली जो गई थी वो कल्पना चावला और दूसरी सुनीता विलियम्स गई थी, और अब तीसरी बनने वाली है जो कि 11 जुलाई को जाएगी, वो होगी शिरीषा बांदला। ठीक है, अब हम थोड़ा और जाने इसके बारे में। तो वॉशिंगटन डीसी में वर्जिन गैलेक्टिक्स में सरकारी मामलों के उपाध्यक्ष बांदला अपने बॉस और समूह के संस्थापक अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन और 4 अन्य लोगों के साथ कंपनी के अंतरिक्ष यान में यात्रा करेंगे। बांदला यूनिटी 2022 मिशन के शोधकर्ताओं के अनुभव का ध्यान रखेंगे। 34 वर्षीय बांदला भारत में आंध्र प्रदेश
के गुंटूर की रहने वाली है। वह 4 साल की उम्र में ही अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई थी। इन्होंने इंडियाना के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के स्कूल से स्नातक किया। बांद्रा के पास जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री भी है। तो भारत की विनिशा बांद्रा जाएगी अंतरिक्ष में, ठीक है, 11 जुलाई को। बांद्रा यूनिटी 22 मिशन के ये शोधकर्ता हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFFI के लिए विनिमय और पोस्टर जारी किए गए हैं। यानी कि भारत का जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा वो 20 से 28 जून को गोवा में होगा। और भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले IFFI में इस वर्ष से सिनेमा की उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से होगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। निपुण भारत कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है भारत के प्रत्येक बच्चे को 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त हो। ये इस निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने चलाया है। और निपुण का यदि हम फुल फॉर्म देखें तो वो एन से बनता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये है निपुण का फुल फॉर्म, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और इसके बारे में यदि हम थोड़ा जानें तो इस योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनके प्रशिक्षण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए NCERT ने शिक्षक प्रशिक्षण का एक अभिनव एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे हम निष्ठा NISHTHA नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स के रूप में हम जानते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की ओर। तो वो है वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन द फोर्थ लॉयन ऐसे फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसमें 26 निबंध शामिल हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गांधी 4 दशकों से अधिक समय तक एक प्रशासक, एक राजनयिक, लेखक और विशिष्ट सार्वजनिक बुद्धिजीवी रहे हैं। उनके लेखन ने विविध विधाओं को फैलाया है। उनकी गहरी विद्वता के साथ साथ राजनीति, इतिहास, साहित्य और संस्कृति के मुद्दों के साथ गहन जुड़ाव दोनों को इस पुस्तक में प्रदर्शित किया गया है, द फोर्थ लोयन नाम की इस बुक में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो है सेना ने उत्पादन एजेंसी लॉर्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रेजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है।
SSBS-10 एक सिंगल स्पेन के रूप में 9.5 मीटर के अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 मीटर चौड़ा पूरी तरह से अलंकृत सड़क मार्ग प्रदान करता है, जो सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो सेना ने उत्पादन एजेंसी लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है अपने बेड़े में। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। कुल मिलाकर 8 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा की गई है। उनमें हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान राज्यपालों में से कुछ को नए राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है और कुछ अन्य में नई नियुक्तियां की गई हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इन नियुक्तियों के बारे में यदि हम जाने तो कर्नाटक के जो राज्यपाल बने हैं वो बने थावर चंद गहलोत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। मिजोरम के राज्यपाल बने डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, ये मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो बने हैं वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। और गोवा के PS श्रीधर पिल्लई, सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं त्रिपुरा के, रमेश बैस झारखंड के, और हरियाणा के राज्यपाल जो बने हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति ने 8 राज्यों के नए राज्यपालों के नाम की घोषणा की है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने शुष्क और अर्धशुष्क भूमि में बांस आधारित हरे पेच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड ड्राफ्ट में भूमि पर आधारित ओसिस बम्बू ओसिस ऑनलैंड्स इन ड्राफ्ट लॉन्च किया है, जो अपनी तरह का पहला अभ्यास है। ये भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास होगा, जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधे यानी बम्बूला टुल्ड्रा और बम्बूसा पॉलीमॉर्फ को लगभग 16 करोड़ में खाली ग्राम पंचायत भूमि में लगाया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत बम्बूसा टुल्ड्रा और बम्बूसा पॉलीमॉर्फ को लगभग 16 करोड़ की खाली ग्राम पंचायत की भूमि में लगाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और पौधे लगभग 5000 पौधे वो होंगे। KVIC की स्थापना की यदि हम बात करें तो वो 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, इसके बारे में यदि हम थोड़ा और जाने बांस के बारे में कि उसे ही क्यों शामिल किया गया आखिर, तो हमें पता चलता है कि बांस इसलिए चुना गया क्योंकि बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और 3 साल के भीतर काटा जा सकता है। यानी कि बांस आप आज बोइए और 3 साल बाद बड़ी आसानी के साथ काट लीजिए, आपको बेहद बेहतरीन आकार में मिल जाएगा जो आपके काम में यूज़ आ सकता है। इसके साथ ही वे पानी के संरक्षण और भूमि से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए प्रसिद्ध है बांस, और जिससे ये शुष्क क्षेत्रों में बढ़ने के लिए एकदम सही है। बांस है क्या ये हम जानते हैं, तो वुडी बारहमासी सदाबहार पौधों का एक समूह है जो कि 12 मासी रहता है। हालांकि एक पेड़ की तरह दिखाई देता है, टेक्सोनोमिक रूप से यह एक घास है। दिखाई तो ये पेड़ जैसा देता है कि ये एक पेड़ होगा, लेकिन टेक्सोनोमिक यानी कि हम वैज्ञानिक भाषा में यदि इसकी बात करें तो इसे वैज्ञानिक भाषा में एक घास के रूप में माना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य देश के कुल बांस उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा उगाते हैं भारत के उत्तर प्रदेश पूर्वी राज्य। ठीक है, तो इसलिए चुना गया है बांस को कि यह बढ़ता तेजी से 3 साल के भीतर इसे काट सकते हैं, जल संरक्षण और शुष्क क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम देता है, तो इसलिए इसे चुना गया है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़े हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने यह घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। इन दोनों को चुना गया है, ये मनप्रीत सिंह और ये है MC मैरी कॉम को भारत के ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो ओलंपिक में। और 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक होंगे वो होंगे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जबकि समापन समारोह के जो ध्वजवाहक होंगे जो कि 8 अगस्त को है वो होंगे बजरंग पुनिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करके अपने नाम एक और उपलब्धि जोड़ ली, यानी कि एंडरसन ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कुल मिलाकर 1000 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, यानी कि 1000 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट कर दिया। और थोड़ा और जाने तो एंडरसन ने मैनचेस्टर में कैंट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप संघर्ष के दौरान दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि दुर्लभ है जो कुछ ही गेंदबाजों ने हासिल कर रखी है। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 162 मैचों में इंग्लैंड के महान खिलाड़ी ने 26.6267 की औसत से 617 विकेट लिए इन्होंने टेस्ट में अभी तक, जिसमें 5 फोर्स और 3 बार इन्होंने 10-10 विकेट एक एक मैच में लिए हैं। ठीक है, और थोड़ा और जाने तो इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले वे केवल 14वें खिलाड़ी हैं। इससे पहले तेज गेंदबाजों में केवल वे 5वें गेंदबाज हैं। एंडी कैडिंग, मार्टिन बिकनेल और डेवन मैकलम और वसीम अकरम अन्य तेज गेंदबाज हैं उन पांचों में जिन्होंने 1000 विकेट लिए हैं इस सदी में, जिन्होंने एंडरसन से 1000 विकेट का लैंडमार्क पार किया है एंडरसन से पहले। ठीक है, तो एंडरसन ने 1000 विकेट लिए हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है एक दुखद समाचार की ओर कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर रूप से हम दिलीप कुमार के नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा इनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, लेकिन हम अपने फैन की तरह से और एक प्रशंसक के रूप में इन्हें हम दिलीप कुमार के रूप में जानते हैं। इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में हम जानते हैं, ट्रेजेडी किंग कहा जाता था इन्हें। इन्हें आखिरी बार 1998 की फिल्म किला में देखा गया और 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने मिला था और उन्होंने यह पुरस्कार कुल 8 बार जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। उन्होंने और शाहरुख खान ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार इतने अधिक बार जीते हैं। दिलीप कुमार को एक भारतीय अभिनेता द्वारा सबसे अधिक पुरस्कार जीतने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें भारत में प्रथम विधि अभिनेता के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्हें 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो भारत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूनुस खान था, उनका दुखद निधन हो गया है 98 वर्ष की आयु में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है दिलीप कुमार के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि कोरियन एयर को विमानन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATV द्वारा 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के विजेता की घोषणा की गई। इस वर्ष का पुरस्कार कोरियन एयर के लिए
और भी अधिक सार्थक हैं, क्योंकि कोरियन वैश्विक उद्योग कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित हैं। तो 2021 का जो ये पुरस्कार है वो कोरियन एयर को मिला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारतीय अमेरिकी नेहा पारिक, यानी कि भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी नेहा पारिक को वेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक भीड़ भाड़ वाला एक जीपीएस नेविगेशन ऐप और टेक दिग्गज गूगल की सहायक कंपनी है वेज। इसका इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है नेहा पारिक को। 41 वर्षीय नेहा ने आम बर्डिन की जगह ली है, जिन्होंने 12 साल तक इजरायली कंपनी का नेतृत्व करने के बाद नवंबर 2020 में इस पद को छोड़ दिया था। वेज ऐप 56 अलग अलग भाषाओं में दिशा निर्देश दे सकता है। इस ऐप की स्थापना 2008 में इसराइल में हुई थी। इसे 2013 में गूगल ने लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 110 करोड़ में खरीदा था। ठीक है, तो नेहा पारिक बनी है वेज की नई सीईओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस मूल सुपरमैन फिल्म लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला और द गोयनीज के निर्देशन के लिए जाने जाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का दुखद निधन हो गया है। 91 वर्षीय फिल्म निर्माता मुख्यधारा के सिनेमा, सुपर हीरो फिल्म, हॉरर, क्लिप द बॉडी कॉपरॉम्स के इतिहास में कुछ सबसे अधिक लोकप्रिय शैलियों में सबसे आगे थे। तो फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का 91 की एज में निधन हो गया है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह। ये हैं गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया है। ऐप को ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया था। ऑनलाइन कोर्स ऐप का उद्देश्य देश के एक्वा किसानों को नवीनतम मीठे पानी की जलीय कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार करना है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के अगले टॉपिक की ओर। तो वो आता है BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान जारी किया है, जिसका उपयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने में किया जाएगा। ये सुविधा अहमदाबाद में हाल ही में उद्घाटन किए गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरे स्थान पर होगी, जो जयपुर में बनने जा रहा है। नए स्टेडियम का क्षमा कीजिएगा, नए स्टेडियम का निर्माण शुरू होने के 24 से 30 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। यानी कि इस स्टेडियम का निर्माण जब भी शुरू होगा, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसमें लगभग 75,000 लोग बैठ सकते हैं। और जब भी इसका निर्माण शुरू होगा, यह निर्माण शुरू होने के 24 से 30 महीनों के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 290 करोड़ रुपए की राशि से होना है। यह राशि बैंक ऋण से 100 करोड़ रुपए, BCCI के अनुदान से 100 करोड़ रुपए और RCS फंड, बक्से, CTO और प्रायोजन की बिक्री से 90 करोड़ रुपए के रूप में प्राप्त की जाएगी। तो जयपुर में बनाया जाएगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बनाया जाएगा BCCI के फंड से भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो आता है हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त
का निधन हो गया है। 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का वे हिस्सा थे। उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम को 4-0 से हराने में काफ़ी अहम योगदान दिया था और यह भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक था। 1948 के ओलंपिक से पहले दत्त ने 1947 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया था। भारतीय टीम की एक अभिन्न अंग दत्त ने 1951 से 1953 और 1957 से 1958 में मोहन बागान टीम की कमान संभाली थी। ठीक है, तो 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का दुखद निधन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है एन वेणुधर रेड्डी, एक भारतीय सूचना सेवा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। एन वेणुधर रेड्डी वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में ये कार्यरत थे। इन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। रेड्डी के पास मीडिया योजना और प्रबंधन, प्रशासन और समाचार एकत्र करने का व्यापक अनुभव है। इन्होंने इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ और दूरदर्शन न्यूज़ के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में यदि हम जानें तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है संसद मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि एन वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अब हमारा जो इस सेशन का लास्ट टॉपिक आता है वो आता है 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा LOC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल तेज प्रकाश सिंह सूरी, सेवानिवृत्त कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी MVC मरणोपरांत के पिता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गुरजिंदर सिंह सूरी को बाद में महावीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। और इस ऑपरेशन के बारे में यदि हम जाने थोड़ा, तो ऑपरेशन बिरसा मुंडा नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ चलाया गया था। यह एक दंडात्मक छापा था। यह वह समय था जब ऑपरेशन विजय बंद हो गया था, लेकिन नियंत्रण रेखा के पास हिंसा की छुटपुट घटनाओं के साथ नियंत्रण रेखा अभी भी सक्रिय थी। एक त्वरित और एक सावधानीपूर्वक नियोजित ऑपरेशन में पूरी पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया था, जिसमें 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। तो ये हमारा 6 से 11 जुलाई तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज डिस्कशन कंप्लीट होता है। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम पार्ट सेकंड अपलोड करेंगे, इसको देखना भी आप ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।